दोस्तों नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस हवलदार, इसके अलावा ग्रुप डी, जीडी कांस्टेबल, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जिस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए नहीं पता होगा कि आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं इस चैनल को। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं ग्रुप डी में कम से कम आपके 10 प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स का और 10 होते हैं आपके सब्जेक्ट से। टोटल 20 होते हैं जीके का। इसीलिए आप यहाँ पर देखिए इस क्लास को और समझिए जितनी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है क्लास नंबर 24वां। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसे जाकर देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये कब हुआ था? इससे आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये हुआ था 1905 में, 1905 में। उस समय हमारे देश के यानी कि भारत के वायसराय कौन थे, उनका नाम क्या था, आपसे पूछा जाएगा। तो आपका नाम बताना होगा। वह था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। इसका समय में ही हुआ था बंगाल का विभाजन। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है, आपको याद हो गया होगा। 1919 में कुछ चीजें हुई थी, जैसे कि भारत में एक सुधार हुआ था जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, आप इतने जानते होंगे। इसके अलावा इस समय यानी 1919 में ही भारत में एक हत्याकांड हुआ था, इससे आप लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है अमृतसर। उसी अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता होगा कि जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, जिसकी वजह से 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे क्यों हुआ था? तो उसी वर्ष यानी कि 1919 में ही एक अधिनियम आया था जिसका नाम था रूलेट एक्ट। इसके अंदर क्या था? किसी व्यक्ति को यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चलाए बिना उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है इसके बारे में उसे जानने का भी अधिकार नहीं था। तो सोच कर देखिए ये कितना खतरनाक था। तो उसी के विरोध में लोग वहां पर जमा हुए थे और उसमें यह घटना घटी थी। कब? 1919 में। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यानी किसके समय में हुई थी? देखिए आपका जो टॉपिक है सेंसस यानी कि जनगणना, ये आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए ये किस समय में हुई थी? तो आपको बताना होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। कब? 1872 में। 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है, यह थी असफल। कैसी? यह थी असफल जनगणना, यानी कि फेल हो गया था। और आप लोग जानते हैं मेयो के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, इसका नाम था मेयो कॉलेज। क्या नाम था? मेयो कॉलेज। और 1872 में ही इसकी हत्या हो जाती है। एक अफगान व्यक्ति होता है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, आप इतनी याद रखना। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिपन के बारे में, तो इसके समय में क्या हुआ था? सफल जनगणना। इसका समय में होता है सफल जनगणना 1881 में। ठीक है, और इसके बाद भारत में हर 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है। 1881 के बाद 1891, उसके बाद 1901, 11, 21, 31, 41, इस प्रकार से जनगणना होते आ रहा है। लेकिन पिछली बार कब हुई थी? तो 2011 में। उसके बाद से 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। अब देखिए कब तक होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक वर्ष के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है 1921। इसे बोला जाता है महान विभाजक वर्ष। क्या बोलते हैं? महान विभाजक वर्ष। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दशक में क्या हुआ था कि जो हमारे देश की जनसंख्या थी वो बढ़ नहीं रही थी, वो घट गई थी। यानी कि उसमें ग्रोथ कैसा हुआ था? तो नेगेटिव हुआ था, यानी कि माइनस में हुआ था। नकारात्मक प्रभाव की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं इसे महान विभाजक वर्ष। उसमें जनसंख्या नेगेटिव में गई थी, यानी कि माइनस में। याद रहेगा। डलहौजी, इसने क्या किया था भारत के अंदर?
रेल की शुरुआत की थी? इन्होंने यहाँ पर ट्रेन की शुरुआत की। अब बताइए कि सबसे पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सबको पता है भाई, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे। ठीक है, दूरी कितनी थी आपको कमेंट करना है, अब बताइए जल्दी से। और उस समय क्या हुआ था, इनके समय में ही एक नीति आई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा जब कहीं पढ़ेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री। लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप लोग जानते हैं सिविल सेवा के बारे में, सिविल सर्विस, सिविल सेवा, इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्हें बोला जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक, यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। याद रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोर ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक हम लोग बोलते हैं दामोदर को। किसको बोलते हैं? दामोदर को। लेकिन पहले ऐसा था, अब उतना तबाही नहीं होता है इस संधि की वजह से। क्यों? क्योंकि इस संधि के ऊपर भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन चुका है, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस पर बनाई गई, जिसकी वजह से इसके बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका। तो अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इसका आंसर बताना होता है कि दामोदर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कोसी के बारे में, तो कोसी जो रिवर है इसे बोला जाता है बिहार का शोक, सोर ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं इसे? बिहार का शोक। ये नदी बहुत ज्यादा क्या करती है? मार्ग बदलती है। क्या करती है? मार्ग बदलती है। क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। इसमें क्या है? यह किसकी सहायक है कोसी? तो आपको बताना होगा गंगा की। किसकी है? गंगा। हुगली, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जब गंगा उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहां पर पश्चिम बंगाल में एक बराज बना है। क्या बना है? एक बराज है। उस बराज का नाम क्या है? उसका नाम है फरक्का। क्या नाम है? उसका नाम है फरक्का बराज। वहां पर यह नदी दो भागों में बन जाती है, यानी कि एक नदी यहाँ पर सीधे निकल जाती है जिसका नाम होता है गंगा। ठीक है, जो कि बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम वहां पर हो जाता है पद्मा। ठीक है, और यहाँ से एक नदी को निकाला जाता है, यानी कि वहां से एक धारा इधर बहती है दाहिनी तरफ, जिसका नाम होता है हुगली। क्या नाम होता है? हुगली। तो वही हुगली आगे जाती है कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक। याद रहेगा, सबको याद होना चाहिए। गोदावरी, जिसे हम लोग बोलते हैं वृद्ध गंगा, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये निकलती कहाँ से है? यह निकलती है महाराष्ट्र। वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, उसी पहाड़ी से निकलती है यह नदी जिसका नाम है गोदावरी। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जानते हैं चोमोलुंगमा के नाम से। किस नाम से? चोमोलुंगमा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तिब्बत में? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड ऑफ स्नो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बर्फ का जगह। क्या है इसका मतलब? बर्फ का जगह। सिंपल मतलब है। जैसे आप लोग जानते हैं काराकोरम के बारे में, जानते हैं काराकोरम, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो काराकोरम का क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है अबोर्ड ऑफ गॉड। अबोर्ड ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का निवास स्थान। सिंपल उसी प्रकार से अबोर्ड ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का, हिमनद का जगह। अगर हम लोग बात करते हैं सागरमाथा के बारे में, तो सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। नेपाल में क्या बोलते हैं इसे? सागरमाथा। गॉडविन ऑस्टिन, देखिए गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है केटू को। इसको बोलते हैं केटू को। और ये कहाँ है? यह पीओके में, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है कश्मीर वाले रीजन को, वहीं पर है केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि भारत के सबसे क्या है हाईएस्ट पीक है। लेकिन ये पीओके में है। भारत का है लेकिन पीओके में है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और इसे पाकिस्तान ही बोलता है। यह भी हमारा ही है। देखिए कितनी विडंबना है।
अगर हम लोग बात करते हैं केटू के बारे में, तो ये काराकोरम का है। किसका? काराकोरम का हाईएस्ट पीक है। किसका है? काराकोरम का हाईएस्ट पीक। और भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, इसे आप लोग मान सकते हो, लेकिन अगर इसे हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये पीओके में है, तो पहले नंबर पर कौन आएगा? वो आएगा आपका नंदा देवी। कौन सा आएगा? नंदा देवी। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बाद ठीक है, तो है आपका कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। और आप लोग नाम सुने हैं लद्दाख का। किसका? लद्दाख। और इससे पहले एक फैक्ट यहाँ पर एक भी है कि जितने भी आप बड़े बड़े हिमनद को जानते हैं, जैसे कि सियाचिन जो कि हमारे देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? बैटल ग्राउंड है, यानी कि युद्ध स्थल है, जिसका नाम है सियाचिन। ये जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? तो काराकोरम दर्रे में ही स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं हिस्पर, बायाफो और बाल्टोरा। ये सब कहाँ है जी? ये सब है काराकोरम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है राकापोसी। क्या है? माउंट राकापोसी। याद रहेगा। जो कैलाश पर्वत है उसका वेस्टर्न एक्सटेंशन है, यानी कि उसका पश्चिम विस्तार है, जिसका नाम है लद्दाख। कोई दिक्कत इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं दिक्कत है तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स किसके बीच देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच मिलते हैं आपको क्षुद्र ग्रह। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप इस प्रकार से याद रखिए कि जो आपका सन है यानी कि सूर्य, कहाँ पे है सूर्य? दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका सन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो वह है मरकरी, यानी कि बुध। तो इसके बाद जो दूसरा है वह है यहाँ पर वेनस, यानी कि शुक्र। इसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स यानी कि मंगल। यहाँ पर है आपका मरकरी यानी कि बुध, और यह है मार्स यानी कि मंगल। और यहाँ पर है इसके बाद जुपिटर, इसके बाद है सैटर्न, इसके बाद है यूरेनस यानी कि अरुण, और यहाँ पर है लास्ट में नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मार्स और जुपिटर है यानी कि मंगल और बृहस्पति, इसके बीच यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? क्षुद्र ग्रह मिलते हैं देखने के लिए, यानी कि एस्टेरॉइड्स देखे जाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जो मंगल है इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। और दूसरे का नाम है डिमोस। इसके बाद दो ही हैं। मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। ऐसे क्यों? क्योंकि यह लाल दिखाई पड़ता है, लेकिन लाल क्यों दिखता है तो बताइएगा। आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए शुक्र, इसको बोलते हैं चमकीला तारा, जो कि आपको बताइए भोर में किस तरफ दिखाई पड़ता है और शाम में किस तरफ। इसके बोलते हैं भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। कमेंट आपको करना है। शनि का सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। और बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति की, तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो भी याद रखना है, नहीं तो बात हो जाएगी गड़बड़। कहाँ पे बताइए? कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, यह किस भगवान को समर्पित है? जो कुचिपुड़ी डांस है यह किस भगवान को डेडिकेटेड है? बता सकते हो? बताइए। यह है भगवान श्री कृष्ण को। किस भगवान को? भगवान श्री कृष्ण को। आप लोग जानते हैं क्या भारत में कितने क्लासिकल डांसेस हैं? पता होगा। टोटल कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं इसे आप लोग नोट कर सकते हो। पहला वो यहाँ पर कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी। ये किस राज्य का है? यह है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दूसरा है और यहाँ पर भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु।
तीसरा है वह है ओडिसी। ये कहाँ का है? नाम से ही पता चलेगा आपको, उड़ीसा का है। चौथा वह है मणिपुरी। मणिपुरी ये कहाँ का है? ये है मणिपुर का, मणिपुर। पांचवा वह है कथक। कथक यह है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। छठा वह है सत्रिया। सत्रिया यह है असम का। सातवां वह है कथकली। कथकली। और यहाँ पर आठवां आप बोल सकते हो इसे मोहिनी अट्टम को। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। और ये दोनों हैं केरल के। किसके? केरल। 8 क्लासिकल डांस है, आठों किस राज्य के हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में जानने के लिए, आप सब कुछ जानेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और आप लोग जानते होंगे कि भारत में बहुत सारे लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य इतने हैं कि आप पूछिए मत, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 12-15 एक स्टेट का याद होना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है महाबलीपुरम का मंदिर। इस मंदिर को किस शैली पर बनाया गया था? लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि जो मंदिर है महाबलीपुरम का मंदिर, उसे हम लोग बोलते हैं एकाश्म मंदिर। क्या बोलते हैं? एकाश्म मंदिर। एकाश्म मंदिर। इस मंदिर को किसने बनवाया था? इसे बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये कहाँ पे है? यह है महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में। आप लोग जानते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश, इसी वंश से यह राजा बिलोंग करता है, पल्लव वंश। इसके संस्थापक होते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो कि 6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करते हैं। इनकी राजधानी होती है कांची। क्या होती है? कांची, जिसे आप लोग बोलते हैं कांचीपुरम, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे एक किताब का जिसका नाम है 10 कुमार, 10 कुमार चरितम या फिर चरित। इसके लेखक कौन होते हैं? वो होते हैं दंडी। कौन होते हैं? दंडी। आपसे पूछा जाता है कि बताइए दंडी किसके दरबार में रहता था, यानी कि कौन से पल्लव वंश के राजा के समय में यह रहता था। तो आपको बताना होगा, उनका नाम था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन सेकेंड। याद रहेगा, याद रखना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उस मंदिर के बारे में जिसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि किस शैली पर बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा द्रविड़। कौन सी शैली? द्रविड़। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी मंदिर किस शैली पर बना हुआ है? देखिए, जो हमारा देश भारत है, तो भारत आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है भाई। तो यहाँ पर देखिए बात क्या है। बात यह है कि जितने मंदिर आपको मिलेंगे उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जितने मंदिर मिलते हैं ये सब बने होते हैं नागर शैली पर। कौन सी शैली? नागर, ठीक है। और दक्षिण भारत में द्रविड़। लेकिन आपका महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो रीजन है, यहाँ पर है बेसर। बेसर का मतलब क्या है? उस मंदिर में आपको कुछ विशेषताएं द्रविड़ की, कुछ विशेषताएं नागर शैली की मिल जाती है, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे बोलते हैं बेसर शैली। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो देख करके कौन सा मंदिर किस शैली पर बना हुआ है। लेकिन उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, यानी कि मंदिरों के बारे में, जो भी स्थापत्य कला है उन सभी के बारे में, वहाँ पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? धमेक स्तूप क्या है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है? वाराणसी। वहीं पर है आपका धमेक स्तूप। एक जगह है जिसका नाम है सारनाथ। क्या नाम है? सारनाथ। तो सारनाथ नहीं है, धमेक स्तूप। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं है। स्तूप का मतलब आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हो? स्तूप क्या होता है? इसका मतलब कहाँ लिखूं बताइए? स्तूप, इसका मतलब क्या होता है? गुहा। क्या होता है? गुहा, या फिर आप बोल सकते हो ढेर। ये कैसा होता है? यह आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ता है।
इसके अंदर बहुत सारी और विशेषताएं हैं, जैसे कि तोरण द्वार। तो तोरण द्वार का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे जब पढ़ेंगे थोड़ा स्तूप के बारे में, और कितने प्रकार के स्तूप होते हैं, उसे क्यों बनाया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते होंगे सांची के स्तूप के बारे में। सांची का स्तूप इसे किसने बनाया था, तो सम्राट अशोक ने। ये किस राज्य में है, यह है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। वहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है रायसेन, वहीं पर है सांची का स्तूप। इसे बोला जाता है चैत्यगिरी या फिर चैत्य विहार, सब लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। और आपने एक स्तूप के बारे में और सुना होगा, जो कि है बरहुत का स्तूप। कहाँ का, बरहुत का स्तूप, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे स्तूप हैं जो कि आंध्र प्रदेश में भी हैं, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था, बताइए। स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पर भारत के संविधान में जोड़ा गया था, उसका नाम है आपका मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा संशोधन हुआ था, तो बताइएगा 42वां, 42nd, ठीक है। उस समय हमारे देश के पीएम कौन थी, उनका नाम क्या था, वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न, ठीक है। और कमेंट आपको करना है कि कब सम्मानित किया गया था, बता सकते हो, नहीं। अगर नहीं बता सकते तो आप इतनी याद कीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जब एक खतरनाक वाला युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, हुआ था 1971 में, तो उसी समय इन्हें मिला था भारत रत्न, ठीक है। कब हुआ था यह संशोधन, ये हुआ था 1976 में, 1976 में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। आप ये बताइए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कितने आपके मौलिक कर्तव्य हैं, पता है, 11 है, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। आप कमेंट कीजिए शिक्षा का अधिकार भारत में कब लाया गया था। शिक्षा का अधिकार, आपको यहाँ पर इतना हिंट दे देता हूँ, इसे लाया गया था यूपीए की सरकार में, यानी कि जब हमारे देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, यानी कि मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आप यही बताइए कि आरटीआई, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब लाया गया था। आप ये सब कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं और आपको पता होना चाहिए। देव दीपावली किस शहर में मनाया जाता है, देव दीपावली। जितने ही फेस्टिवल हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बताइए देव दीपावली कब मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं। देव दीपावली मनाते हैं हम लोग वाराणसी में। वाराणसी का जो गंगा घाट है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लोग देव दीपावली सेलिब्रेट करते हुए। लेकिन अभी नहीं, जब दीपावली आप लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं, दीपावली। दीपावली के जस्ट 15 दिनों के बाद क्या मनाते हैं, देव दीपावली। कहाँ मनाते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि बनारस के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए, नहीं होगा। वैसे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो आप बताइएगा लठमार होली। कौन सी होली, ये क्या हो गया, लठमार होली, ठीक है, लठमार होली। इसके अलावा रामलीला, और क्या है यहाँ का, बता सकते हो। अयोध्या पूजा, अयोध्या पूजा, और गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव। ये सब क्या है, फेस्टिवल्स हैं। उसी प्रकार से और जितने भी स्टेट्स हैं सबका आपको नाम पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो क्या हाल होगा एग्जाम में, कल्पना करते तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको क्लास करके अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और शेयर तो कर ही देना है, क्योंकि जितने लोग तैयारी करने वाले होंगे किसी भी एग्जाम की, जिस एग्जाम में सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उनके लिए यह चैनल बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा।